गुड मॉर्निंग सभी लोगों को। कैसे हैं सभी लोग? हमारी प्रैक्टिस सेट बहुत अच्छे से आगे बढ़ रही है और धीरे धीरे देखिए हम पहुंच चुके हैं सेट नंबर 57 तक। इसके पहले के जो हमारे सेट थे उन पर हम लोग अब तक जो चर्चा कर चुके हैं उनमें प्राचीन भारत, मध्यकालीन भारत और आधुनिक भारत के 1857 के विद्रोह तक हम ऑलरेडी पहुंच चुके हैं। तो 1857 के इस विद्रोह से पिछले 2 प्रैक्टिस सेट हमारे हो रहे हैं। आज के प्रैक्टिस सेट में 15 क्वेश्चन हैं और इन्हीं 15 क्वेश्चन के साथ ये 1857 का विद्रोह हमारा कंप्लीट हो जाएगा। उसके बाद फिर आगे के टॉपिक पर हम चर्चा करते रहेंगे। तो आज 57 के इस सेट में हमारे लिए जो क्वेश्चन है उनमें से पहला प्रश्न हमारे सामने है, क्योंकि जो टॉपिक ज़्यादा महत्वपूर्ण होता है वहाँ से ज़्यादा प्रश्न ले लिए जाते हैं जिससे कि ज़्यादा से ज़्यादा अभ्यास आपका हो सके। ऐसा ही टॉपिक था ये आपका, और मुझे उम्मीद है कि पीछे के जो टॉपिक पड़े हुए हैं, जो लोग नए शामिल हो रहे हैं वो पीछे जाकर के जरूर उनको देख रहे होंगे, क्योंकि केवल 1-2 प्रैक्टिस सेट देखने से कुछ नहीं होगा जब तक आप पूरा चयन उसका सीरीज है ना ये, इसीलिए हमने इसको चैप्टर का नाम नहीं दिया, क्योंकि सीरीज में ना आप एक अपने नंबर से उसको याद रख सकते हैं कि क्या क्रम आपका चल रहा है। ठीक है, तो जो लोग नए शामिल हो रहे हैं वे पीछे जाकर के बाकी के सेट जरूर देखें, शेयर करें अपने फ्रेंड्स के बीच में। और पहला प्रश्न हमारे सामने है, 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा? 1857 के विद्रोह के कारणों पर चर्चा हो चुकी है, विद्रोह के विस्तार पर चर्चा हो चुकी है, उसके स्वरूप पर चर्चा हो चुकी है। आज का ये जो टॉपिक है इसमें हम बात करेंगे कि 1857 के विद्रोह का किस प्रकार से अंत हुआ, इसके पतन के कौन कौन से कारण थे और ये विद्रोह कितना सफल रहा। इतिहासकारों के अलग अलग मत हैं, उसी को ध्यान में रख करके जो प्रश्न है उन पर यहाँ चर्चा की जाएगी। तो पहला प्रश्न पूछ लिया गया है कि 1857 का विद्रोह मुख्यतः किस कारण से असफल रहा। आपने पिछले प्रश्नों में देखा कि आंदोलन शुरू हुआ स्थानीय कारणों से, लेकिन धीरे धीरे यह व्यापक रूप से फैलता गया, लेकिन कारण इसका स्वरूप जो है वो क्षेत्रीय ही रहा, ये राष्ट्रीय स्वरूप नहीं ले पाया। यद्यपि इसके नेता तो राष्ट्रीय थे, लेकिन कोई एक प्लानिंग, एक रोड मैप नहीं था कि क्रांति के बाद इन लोगों को करना क्या है, आगे कैसे ये अपने सिस्टम को संभालेंगे, ये सारी चीज़ें इनके पास नहीं थी। यानी कि बिना किसी प्री प्लानिंग के, बिना किसी आगे के फ्यूचर के इन्होंने ये क्रांति अलग-अलग कारणों से क्षेत्रीय स्तर पर शुरू तो हो गई, लेकिन ये असफल हो गई। तो इसकी असफलता के जो कारण हैं, वो यहाँ पर पूछे गए हैं। मुख्यतया किस कारण से? बहुत सारे कारण हैं इसकी असफलता के, लेकिन इनमें से कोई एक है जो सबसे प्रमुख कारण है, वो आपको बताना है। पहला, ए, हिंदू मुस्लिम एकता की कमी। ये तो बिल्कुल नहीं थी। आपने देखा हिंदू मुस्लिम बहुत एकता के साथ, पूरे समर्पण के साथ एक साथ इसमें लड़े थे। दूसरा, सुनियोजित योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। तीसरा है सी, इसके प्रभाव का सीमित क्षेत्र। और डी, जमींदारों की असहभागिता। तो देखो, इसका जो जमींदारों की असहभागिता थी, ऐसा नहीं है। देखो, बिहार में जगदीशपुर के जमींदार कुंवर सिंह ने इसमें भागीदारी की थी, कुछ जमींदारों ने इसका विरोध भी किया था, कुछ ने समर्थन भी किया था, तो ये भी नहीं कह सकते। प्रभाव का सीमित क्षेत्र होना, ये भी कोई बहुत बड़ी एक हम कारण नहीं मान सकते, क्योंकि कई ऐसे क्षेत्र थे जहां पर इसका प्रभाव था, लेकिन जो सबसे महत्वपूर्ण कारण था इसकी असफलता का, वह था बी, सुनियोजित योजना और केंद्रीय संगठन की कमी। सुनियोजित योजना यानी कि एक जो प्लानिंग होनी चाहिए, जिस प्रकार से आंदोलन चलाए जाते हैं, कि आंदोलन की एक योजना होती है, एक केंद्रीय संगठन होता है, और ये जो क्रांतिकारी होते हैं या जो उसमें शामिल होते हैं क्रांति में या इस प्रकार के आंदोलन में, उनको पता होना चाहिए कि उनका लक्ष्य क्या है, उनका उद्देश्य क्या है। यहाँ पर एक केंद्रीय लक्ष्य की कमी इसकी सबसे बड़ा कारण था इसकी असफलता का, कि जो क्रांतिकारी थे उनका कोई केंद्रीय लक्ष्य ही नहीं था कि आखिर उनको करना क्या है। क्षेत्रीय लक्ष्य पूरे हो जाते थे तो वह क्षेत्र उस आंदोलन से बाहर हो जाता था। तो इसीलिए अंग्रेजों ने इसको समाप्त कर दिया, इसका पतन कर दिया, क्योंकि जैसे-जैसे क्षेत्रीय स्तर पर ये शक्तियाँ कमज़ोर पड़ती गईं, वैसे-वैसे आंदोलन भी कमज़ोर पड़ता गया। ठीक है? तो एक एक सुनियोजित प्लानिंग यानी कि जो वेल प्लान्ड एक योजना होती है, उसकी कमी थी, और केंद्रीय संगठन इनके पास नहीं था। जफर जो है वो केंद्रीय नेता तो बने, लेकिन उनमें वो सामर्थ्य नहीं थी कि वो केंद्रीय नेतृत्व पूरे संगठन को, पूरे विद्रोह को प्रदान कर पाते। ठीक है? ये इसका सबसे बड़ा कारण था, इसकी असफलता का। क्वेश्चन नंबर 2, 1857 के विद्रोह के बारे में निम्न में से कौन सा कथन सही है? ठीक है, कौन सा कथन सही है 1857 के विद्रोह के बारे में? चारों कथनों को हम अच्छे से पढ़ेंगे, फिर बताएंगे कि इनमें से 3 है जो सही है, 1 है जो सही, 3 है जो सही नहीं है।
एक है जो सही है, और जो सही है वही हमारा आंसर यहाँ पर होगा। ठीक है, तो चारों ऑप्शन को ध्यान से अगर पढ़ेंगे तो अब क्या देखते हैं। ए, यह राजाओं, नवाबों और तालुकेदारों द्वारा स्वाधीनता पूर्वक व्यवस्थित और नियोजित किया गया एक विद्रोह था। बी, इस विद्रोह के आरंभ होने या उभरने और फैलने में अफवाहों और भविष्यवाणियों की कोई भूमिका नहीं थी। सी, 1857 में विद्रोही घोषणाओं द्वारा आबादी के सभी वर्गों से उनकी जाति और पंथ यानी कि धर्म मत पर ध्यान दिए बिना बारंबार अपील की गई। और डी, विद्रोहियों पर तेजी से और आसानी से नियंत्रण कर पाने में ब्रिटिश सफल रहे। ये चार है जिनमें से तीन है जो गलत हैं, एक है जो सही है, और जो सही है वही हमारा उत्तर है। तो चारों को ध्यान पूर्वक देखेंगे तो आप देखेंगे ये जो तीसरा वाला, ये जो सी ऑप्शन है, ये सही है। क्या लिखा है इसमें कि 1857 में जो घोषणाएं की गई थी विद्रोहियों की तरफ से, उन्होंने जनसंख्या के सभी वर्गों को प्रेरित किया और उनसे कहा कि वे अपनी जाति और धर्म को भूल करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध इस विद्रोह में शामिल हों, और इसे आजमगढ़ घोषणा के नाम से जाना गया था। ये जो इस प्रकार से घोषणा की गई थी, इसे आजमगढ़ घोषणा के नाम से जाना गया था, और इसी घोषणा के तहत ज्यादा से ज्यादा लोगों को इस विद्रोह में शामिल होने के लिए तैयार किया गया था। ठीक है, 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ घोषणा पत्र जारी किया गया था। 25 अगस्त 1857 को आजमगढ़ से घोषणा पत्र जारी किया गया जिसका नाम था आजमगढ़ घोषणा पत्र। ठीक है, इस घोषणा पत्र में यह आह्वान किया गया कि सभी लोग अपनी जाति और धर्म को भूल करके ब्रिटिश सरकार के विरुद्ध एकजुट होकर के उनके सामने अपना विरोध प्रदर्शन करें, जिससे कि हम ब्रिटिश सरकार को घुटने टेकने के लिए मजबूर कर दें। तो इसे आजमगढ़ घोषणा पत्र के नाम से जाना गया। तो इन चारों में से ये कथन एकदम सही है, बाकी तीनों कथन सही नहीं है। ठीक है, बाकी तीनों कथन सही नहीं है, क्योंकि राजाओं, नवाबों, तालुकाओं द्वारा सावधानी पूर्वक और व्यवस्थित, तो ना तो ये व्यवस्थित था और ना ही नियोजित था, ये इसलिए ये वाला सही नहीं है। इस विद्रोह के आरंभ होने और फैलने में अफवाहों, भविष्यवाणियों की भूमिका नहीं थी, ये कथन गलत नहीं है, क्योंकि इसमें बहुत सारी अफवाहें भी शामिल थी। विद्रोहियों पर ब्रिटिश सरकार नियंत्रण कर पाने में सफल रहे, लेकिन उसमें आसानी से नहीं, उनको बड़ा संघर्ष करना पड़ा, ब्रिटिश सरकार को संघर्ष करना पड़ा इस विद्रोह को दबाने के लिए। तो ऑप्शन सी इसमें सबसे सही आंसर होगा। ठीक है, अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 3। 1857 के स्वतंत्रता संग्राम में किस राजवंश ने अंग्रेजों की सर्वाधिक सहायता की? ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है और पिछली व्याख्या में इसकी चर्चा हुई है, मैंने इसके बारे में बताया है। तो इनमें से 4 नाम दिए हुए हैं, आपको बताना है कि वो कौन सा राजवंश है जिसने अंग्रेजों की सहायता की, सर्वाधिक सहायता की इस 1857 के विद्रोह में। और आपको जान के आश्चर्य होगा कि तत्कालीन वायसराय जो कैनिंग था, जब ये 1857 का विद्रोह हो रहा था, उस समय भारत का जो वायसराय नहीं, गवर्नर जनरल था, वायसराय तो विद्रोह के बाद बना है। कल के लेक्चर में मैंने, कल की वीडियो में मैंने बताया था कि जब ये 1857 का विद्रोह हुआ, उस समय भारत का गवर्नर जनरल जो है वो कौन था? लॉर्ड कैनिंग था। और उसी के समय में इस विद्रोह के बाद 1858 में एक अधिनियम पारित किया गया, जिसके बाद फिर गवर्नर जनरल का पद जो है वो वायसराय के रूप में परिवर्तित कर दिया गया और ब्रिटिश क्राउन का नियंत्रण भारत पर स्थापित कर दिया गया। तो कैनिंग जो है उस समय जब गवर्नर जनरल के रूप में था, जब ये विद्रोह हो रहा था, कैनिंग ये कहता है कि अगर उस राजवंश ने विद्रोहियों का साथ दे दिया होता तो हमें यहाँ से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके चले जाना पड़ता। उसी राजवंश का नाम इनमें से कोई एक है जिन्होंने अंग्रेजों की सहायता की, और स्वयं अंग्रेज इस बात को मानते हैं कि अगर उन्होंने अंग्रेजों की सहायता न करके विद्रोहियों की सहायता कर दी होती तो इस 1857 के विद्रोह में अंग्रेज अपना साम्राज्य लगभग हो चुके होते। कितना महत्वपूर्ण है ये बात। अब आप इसका ध्यान लगा करके बताइए इसमें से कि कौन है वो राजवंश जो कि इस स्वतंत्रता संग्राम में अंग्रेजों के साथ था। ए, ग्वालियर के सिंधिया, बी, इंदौर के होलकर, सी, नागपुर के भोसले, और डी, रामगढ़ के लोधी। तो ये ऑप्शन ए राइट आंसर होगा, ग्वालियर के सिंधिया। मैंने आपको बताया था कि जब रानी लक्ष्मीबाई के किले को अंग्रेजों ने चारों तरफ से घेर लिया, बहुत समय तक उन्होंने अपने किले के अंदर से ही अंग्रेजों का सामना किया, लेकिन अंग्रेजों की विशाल सेना के सामने लंबे समय तक वो टिक नहीं पाए। और अंग्रेजों ने जब किले के दरवाजे तोड़ करके अंदर प्रवेश करने का प्रयास किया तो रानी लक्ष्मीबाई अपने दत्तक पुत्र को अपनी पीठ पर बांध करके किले की दीवार को फांद करके घोड़े के साथ और अपनी एक
सीमित टुकड़ी सेना के साथ वहां से जब निकल गई और पूरे किले पर अंग्रेजों का एक तरह से नियंत्रण स्थापित हो गया। रानी लक्ष्मीबाई चाहती तो वहां पर सरेंडर कर सकती थी, लेकिन वो एक वीरांगना थी और वहां से जाने के बाद उन्होंने फिर सिंधिया परिवार के पास जाकर के सहायता की मांग की, क्योंकि सिंधिया बहुत शक्तिशाली थे, उनके पास स्ट्रॉन्ग सेना थी। सिंधिया ने, ग्वालियर के सिंधिया ने रानी लक्ष्मीबाई की सहायता देने से मना कर दिया और इतना ही नहीं, सिंधिया परिवार ने अंग्रेजों का इस विद्रोह में साथ दिया। और कैनिंग, लॉर्ड कैनिंग ये कहता है कि अगर 1857 के विद्रोह में सिंधिया भी विद्रोहियों के साथ हो जाते तो हमें या भारत से अपना बोरिया बिस्तर गोल करके जाना पड़ जाता। निश्चित तौर पर यह इस बात का सबूत है कि भारत संगठित नहीं हो पाया। कई ऐसे मुद्दे, जब इतिहास को हम पढ़ते हैं, वास्तव में जब इतिहास को हम दिल लगा के पढ़ते हैं तो कई जगह ऐसा अफसोस होता है, चाहे वो हमारे इतिहास का आरंभ हो जिसमें हम देखते हैं कि जब सिकंदर भारत पर आक्रमण करता है तो हमारे अपने ही कैसे आंभी ने पोरस के विरुद्ध सिकंदर की सहायता की और आंभी के विश्वासघात के कारण पोरस जैसा महान जो एक योद्धा था, वो उसको जबरदस्त युद्ध करना पड़ा और हार का सामना करना पड़ा। यानी कि अगर अपने ही विरोधी हो जाए तो फिर आपको कोई नहीं जिता सकता। ऐसी तमाम घटनाएं हैं। जब आप और आगे बढ़ते हैं तो आप देखते हैं कि जब जयचंद्र, जो कि कन्नौज का शासक था, गहरवाल शासक जयचंद्र किस प्रकार से अपने ही भाई बंधु पृथ्वीराज चौहान के विरुद्ध मोहम्मद गौरी को न केवल आमंत्रित करता है बल्कि उसकी सहायता करता है, और कैसे तराइन के दूसरे युद्ध में मोहम्मद गौरी ने पृथ्वीराज चौहान को पराजित किया और स्वयं कन्नौज के उस शासक जयचंद्र को भी पराजित किया जिसने एक तरह से विश्वासघात किया था पृथ्वीराज चौहान के खिलाफ। ऐसे तमाम विश्वासघातियों के नाम आप इतिहास में पढ़ते हैं तो मेरे हिसाब से तो ये विश्वासघाती ही है एक तरह से। हालांकि वहां क्षेत्रीय उद्देश्य थे, बहुत सारे ऐसे नवाब और राजा थे जिन्होंने साथ नहीं दिया था 1857 के विद्रोह में, लेकिन क्रांतिकारियों का साथ नहीं दिया ये तो समझ में आता है, लेकिन अंग्रेजों की सहायता की ये बात राष्ट्र हित में और देश हित में उचित दिखाई नहीं पड़ती। तो ग्वालियर के सिंधिया के नाम पर एक ये जो एक काला धब्बा इतिहास पर लगा हुआ है, ये हमेशा के लिए लग चुका है। तो ग्वालियर के सिंधिया अगर झांसी की रानी का साथ दे देते, रानी लक्ष्मीबाई का साथ दे देते, तो निश्चित तौर पर इस विद्रोह में अंग्रेज कमजोर पड़ जाते और शायद उन्हें सरेंडर करना पड़ता। ठीक है, ये बड़ा ही महत्वपूर्ण टॉपिक है। ये देखिए, टीजीटी, पीजीटी, नेट, जेआरएफ, असिस्टेंट प्रोफेसर के पॉलिटिकल साइंस और हिस्ट्री के रेगुलर बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। टाइमिंग इनका है 7:30 से 9 बजे के लिए और पॉलिटिकल साइंस का और हिस्ट्री का 9 से 10:30 बजे का टाइम है। तो जो बच्चे आगे के लिए तैयारी कर रहे हैं, फाउंडेशन बैच चाहते हैं और बहुत ही डेप्थ में इन विषयों का अध्ययन करके वो इन परीक्षाओं को निकालना चाहते हैं, तो वो कांटेक्ट कर सकते हैं। फोन नंबर आपके वीडियो में नीचे मिल जाएगा आपको और इनमें ये तमाम सुविधाओं के साथ आपको रिकॉर्डिंग भी दी जाएगी। बाकी की जानकारी के लिए आप कांटेक्ट कर सकते हैं फोन नंबर पर, बैच ऑलरेडी चल रहे हैं। ठीक है, तो अगला प्रश्न है, भारत में शिक्षित मध्यम वर्ग ने 1857 के विद्रोह के रूप में क्या भूमिका निभाई थी? इस प्रश्न का तात्पर्य यह है, यानी कि भारत का जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, जिसे हम बुजुर्गा वर्ग या इंटेलेक्चुअल क्लास कहते हैं, मिडिल क्लास, जो कि पढ़ा लिखा था, जिसने वेस्टर्न एजुकेशन प्राप्त कर रखी थी, पश्चिमी शिक्षा प्राप्त कर रखी थी, उनका क्या रोल था इस 1857 के विद्रोह में, ये आपको यहाँ पर बताना है। ठीक है, ए, 1857 के विद्रोह का विरोध किया था इन्होंने, बी, 1857 के विद्रोह का समर्थन किया, सी, 1857 के विद्रोह में ये तटस्थ रहे यानी कि न्यूट्रल रहे, और डी, देशी शासकों के विरुद्ध युद्ध किया था। इस प्रकार के प्रश्न जो है ये कॉन्सेप्ट बेस्ड प्रश्न कहे जाते हैं, तो इनमें आपका कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो ही आप इसको बता पाएंगे। ठीक है, देखो यहाँ पर ये जो भारत का जो शिक्षित मध्यम वर्ग था, इसने ना तो 1857 के विद्रोह का विरोध ही किया और ना ही समर्थन किया, बल्कि ये तटस्थ रहे। तटस्थ का मतलब है ये असमंजस की स्थिति में थे। असमंजस की स्थिति में इसलिए थे क्योंकि ये एक तो शिक्षित थे, पढ़े लिखे थे, इन्होंने ये सोचा कि ये जो विद्रोह है इसका कोई भविष्य के लिए कोई लक्ष्य नहीं है, कोई सुनियोजित लक्ष्य नहीं है, ये इस विद्रोह की सबसे बड़ी कमजोरी बनी, है ना। तो ये जो मध्यम वर्ग था, जो कि पढ़ा लिखा वर्ग था, उसे मालूम था कि अगर ये मान लीजिए विद्रोह में विद्रोही जीत भी जाते हैं तो इनके पास रोजगार की क्या आगे योजना है, देश के विकास के लिए इनकी क्या योजना है, ये देश का संचालन किस प्रकार से करेंगे, कैसे शासन का संचालन करेंगे, कैसे प्रशासन संभालेंगे, इसकी कोई सुनियोजित योजना विद्रोहियों के पास नहीं थी। और विद्रोही ये मध्यम वर्ग इस बात को तो समझता था कि अंग्रेज भारत में एक प्रकार से शोषण कर रहे हैं, लेकिन वे इस बात को लिए बहुत आशंकित थे कि क्रांतिकारी कैसे इस देश को संचालित करेंगे,
कहीं अव्यवस्था ना हो जाए, तो ये तटस्थ ही रहे। इन्होंने ना तो साथ दिया विद्रोहियों का और ना ही इन्होंने विरोध किया विद्रोहियों का। और इसमें कुल मिलाकर के 1857 की क्रांति में साहूकार, व्यापारी और जमींदार जो है ये इसमें शामिल नहीं हुए, क्योंकि ये न्यूट्रल रहे। आप इनको ये नहीं कह सकते कि इन्होंने अंग्रेजों का साथ दिया, या ये नहीं कह सकते कि इन्होंने क्रांतिकारियों का साथ दिया, ये तटस्थ रहे। ठीक है, तो आंसर क्या हो जाएगा? ऑप्शन सी। अगला, निम्नलिखित वर्गों में से किसने 1857 के विद्रोह में भाग नहीं लिया था? ठीक है, यानी कि इनमें से कौन से वे वर्ग हैं जो 1857 के विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे? शामिल होने का मतलब ये है कि ये क्रांतिकारियों में भी शामिल नहीं हुए थे और अंग्रेजों के साथ में भी शामिल नहीं हुए थे, ये आपको बताना है। ठीक है, पहला है कूट के आधार पर उत्तर है। पहला खेतिहर मजदूर, दूसरा साहूकार, तीसरा कृषक और चौथा जमींदार। तो अभी भी मैंने बताया कि जो जमींदार हैं और साहूकार हैं, ये जो है ये इस विद्रोह में साथ नहीं थे। तो आंसर हो जाएगा 2 और 3, ऑप्शन सी इसका राइट आंसर होगा। क्योंकि ये जो थे ये सेम वही चीज व्याख्या जो पीछे हम बता चुके हैं कि इनको ये मालूम था कि अगर अंग्रेज मान लीजिए ब्रिटिश सरकार हार गई यहाँ पर या विद्रोहियों के सामने घुटने भी टेक दिए, तो फिर आगे फ्यूचर क्या होगा? और इनका फ्यूचर ब्रिटिश सरकार के साथ ही था। इनको भी धन लाभ हो रहा था, इनको भी लाभ हो रहा था, तो इनको कोई समस्या नहीं थी ब्रिटिश सरकार से। इसलिए इन्होंने ना तो विद्रोहियों का साथ दिया, लेकिन इन्होंने अंग्रेजों का भी साथ नहीं दिया। ये न्यूट्रल रहे, इन्होंने भाग नहीं लिया। ऑप्शन सी इसमें राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न कथन और कारण का है। कथन और कारण के प्रश्न जरूर हल करिए, क्योंकि यही वो प्रश्न है जो आपका कॉन्सेप्ट क्लियर करते हैं। और ध्यान देना, जैसे जैसे कंपटीशन बढ़ता जा रहा है, वैसे वैसे इसको और टफ बनाने के लिए कथन कारण के प्रश्नों को और ज्यादा जोड़ा जा रहा है, क्योंकि यही वो प्रश्न होते हैं ना जिनसे वास्तव में आपके ज्ञान की सही पहचान कर पाता है एग्जामिनर, क्योंकि ये कॉन्सेप्ट बेस्ड होते हैं। कई बार आप जो फंस जाते हैं वो यहाँ पर कि कारण कथन की व्याख्या कर रहा है कि नहीं, इस पॉइंट को लेकर के आपको बड़ा कंफ्यूजन होता है। तो उसके लिए कॉन्सेप्ट बेस्ड स्टडी बहुत जरूरी होती है। इसीलिए आपसे कहते हैं कि कोई भी परीक्षा देने से पहले पहले एक बार डेप्थ में उस चीज को जरूर पढ़ लेना चाहिए। ठीक है, और क्योंकि अब आने वाले जो एग्जाम है आपके टीचिंग सेक्टर में, उसमें जीएस ऑलरेडी इंक्लूड कर दिया गया है और ये इन्फॉर्मेशन आ चुकी है। आपको शायद इसके बारे में अगर पता भी हो या ना भी पता हो, तो जल्दी ही जब वैकेंसी आएंगी तो ये क्लियर हो जाएगा कि इसमें जीएस भी पूछा जाएगा। आपके सब्जेक्ट के साथ साथ जीएस भी आएगा और फिर जीएस जो है वो डिसाइडिंग हो जाएगा। तो जो समझदार बच्चे हैं वो पहले से ही जीएस में पढ़ रहे हैं। हमारे यहाँ अलग से इसका बैच बनाया गया है शाम को। ठीक है, 4 से 7 चलता है, जो स्पेशली टीजीटी पीजीटी और जो नए जो एग्जाम टीचिंग असिस्टेंट प्रोफेसर में जो जीएस शामिल किया गया है, उसको ध्यान में रख करके नया बैच शुरू किया गया है। तो उसके लिए भी आप कॉन्टेक्ट कर सकते हैं। मेरा मानना है कि तैयारी पहले से, क्योंकि जीएस तो बहुत ज्यादा कई सब्जेक्ट उसमें पढ़ने पड़ते, तो वो एक आध महीने में होने वाली तैयारी नहीं है, पहले से आपको पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो अपना सब्जेक्ट और जीएस बहुत अच्छे से तैयार करके रखिए। जैसे ही वैकेंसी आती है आप अपने लिए एक सीट यहाँ पर पक्की कर सकते हैं। कथन और कारण का प्रश्न में कथन कह रहा है 1857 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम ब्रिटिश सरकार से स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा था। कारण है बहादुर शाह जफर के नेतृत्व को जन सहयोग नहीं मिला था और अधिकांश महत्वपूर्ण रियासतों के शासक उनका साथ देने में कतरा गए या अधिकांश रियासतों ने उनका साथ नहीं दिया। इस प्रश्न में, इस प्रकार के प्रश्न में 2 चीजें आपको देखनी होती हैं। एक तो ये देखना होता है कि दोनों कथन सही है या नहीं, और दूसरा देखना होता है कि व्याख्या सही प्रकार से हो रही है या नहीं। तो ज्यादातर जो समस्या आती है बच्चों को वो व्याख्या में आती है ना। लेकिन हम व्याख्या कैसे सही कर सकते हैं इसका भी एक तरीका आपको बताएंगे। जैसे कथन आपने पढ़ा, तो कथन पढ़ने के बाद आप फिर कथन में जो बात लिखी हुई है उसका कारण स्वयं में खोजिए कि ये इसका कारण क्या हो सकता है। अगर आपका कारण और इसमें लिखा हुआ कारण मिलता है तो समझ लो कि ये बिल्कुल सही है, यानी कि जो यहाँ लिखा है वो इससे किस तरह से कनेक्टेड है, ये बात आपको यहाँ जाननी होती है। तो 1857 का जो संग्राम था वो स्वतंत्रता प्राप्त करने में असफल रहा, ये तो बिल्कुल सही है। कारण ढूंढना है, बहादुर शाह जफर का जो नेतृत्व था उसे जन सहयोग नहीं मिला, ये भी बात सही है। और ज्यादातर रियासतें इससे दूर रहीं, इसका साथ नहीं दिया। जैसे हैदराबाद थी, जैसे सिंधिया थे, और भी ज्यादा थे, पटियाला थे, जींद थे, है ना, राजपूताना थे, ये इस विद्रोह में शामिल नहीं हुए थे, ये बात बिल्कुल सही है। तो यहाँ पर इस बात का कि यह असफल हो गया 1857 का विद्रोह, इसकी असफलता का कारण इसमें हमें दिखाई देता है। इसलिए कथन और कारण दोनों सही हैं और इसकी सही व्याख्या भी करते हैं। ऑप्शन ए इसमें सबसे राइट आंसर होगा। ठीक है,
आगे चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। 1857 के संग्राम के निम्नलिखित केंद्रों में से सबसे पहले अंग्रेजों ने किसे फिर से अपने कंट्रोल में ले लिया था? यानी कि ये जो 4 क्षेत्र है ना विद्रोह के केंद्र थे, ये चारों क्षेत्र अंग्रेजों के नियंत्रण से बाहर चले गए थे अलग-अलग समय पर। तो अंग्रेजों ने इनको पुनः प्राप्त करने के लिए का प्रयास किया था और इसके लिए सैन्य बल प्रयोग किया था। तो आपको बताना है कि इनमें से वो कौन-सा क्षेत्र है जिस पर अंग्रेजों ने सबसे पहले नियंत्रण स्थापित किया था? ए झांसी, बी मेरठ, सी दिल्ली और डी कानपुर। तो इसका सही उत्तर होगा सी दिल्ली। दिल्ली वो पहला क्षेत्र था इनमें से जिस पर अंग्रेजों ने सबसे पहले नियंत्रण स्थापित किया और ये जो पुनः अधिकार किया था वो था 21 सितंबर 1857। 21 सितंबर 21 सितंबर 1857 को। और जो विद्रोही थे उन्होंने 10 मई 1857 को दिल्ली जाकर के वहां पर जो बहादुर शाह जफर थे उनके नेतृत्व में लाल किले पर झंडा फहराया। यानी कि इसी समय से दिल्ली जो है वो अंग्रेजों के हाथ से निकल गई थी। लेकिन कुछ ही महीने बाद, मई और सितंबर के बीच का बस इतना ही समय था, उसके बाद फिर 21 सितंबर 1857 को अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया। और इसी नियंत्रण के दौरान काफी हंगामा खून खराबा हुआ। लगभग 1254 लोगों की मृत्यु हुई जो सरकारी आंकड़े बताते हैं। और इसके जो मृत्यु हुई है उसमें इस विद्रोह को किसने किया था अंग्रेजों की तरफ से? वो था जॉन निकलसन। ठीक है, जॉन निकलसन के नेतृत्व में अंग्रेजों ने दिल्ली पर फिर से नियंत्रण स्थापित कर लिया। निकलसन का नाम ये पूछा जाता है। ठीक है, उसके बाद फिर लखनऊ में, फिर झांसी में, मेरठ में, कानपुर में अन्य क्षेत्रों को नियंत्रित किया गया या अंग्रेजों ने पुनः अपने अधिकार में ले लिया था। ठीक है, दिल्ली के बाद इनमें से मेरठ, झांसी, कानपुर आदि क्षेत्रों पर पुनः अधिकार स्थापित कर लिया था और धीरे धीरे सारे क्षेत्र जो विद्रोहियों के कब्जे में थे वे वापस अंग्रेजों के कब्जे में चले गए थे। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 8। 1857 के विद्रोह के समय बैरकपुर में कौन ब्रिटिश कमांडिंग ऑफिसर था? ये बैरकपुर जो है पश्चिम बंगाल में जो कमांड थी, यहाँ पर 34वीं इन्फेंट्री के जवान मंगल पांडे ने सबसे पहले इसका विरोध किया कि वे इन चर्बी युक्त कारतूसों का प्रयोग नहीं करेंगे। उन्होंने अपने अधिकारी की हत्या कर दी जिसके बदले में मंगल पांडे को फांसी हुई और फिर उसके बाद क्रांति अलग अलग स्थानों पर शुरू हो गई थी। तो आपसे पूछा जा रहा है कि 1857 का जब विद्रोह हो रहा था, ये 1857 के विद्रोह की समय है, ना कि मंगल पांडे के समय। 1857 का जब विद्रोह हो रहा था तो बैरकपुर की छावनी जो थी उसके कमांडिंग ऑफिसर कौन थे? ठीक है, ये आपको बताना है कौन थे उसके कमांडिंग ऑफिसर। तो उसके कमांडिंग ऑफिसर में ए हेनरी लॉरेंस, बी कर्नल फिनिस, सी हेरसे और डी सर वी व्हीलर। ठीक है, ये आपको यहाँ पर बताना है और इसका सही आंसर होगा सी हेरसे। हेरसे जो है इस समय यहाँ पर कमांडिंग ऑफिसर थे बैरकपुर में जब 1857 का विद्रोह हो रहा था। पूरा नाम था सर जॉन बेनेट हेरसे। सर जॉन बेनेट हेरसे यहाँ के कमांडिंग ऑफिसर थे और बैरकपुर के ही मैंने बताया था सबसे पहले 29 मार्च 1857 को यहाँ पर पहली घटना हुई थी जब मंगल पांडे ने क्या किया था? विद्रोह किया था और मंगल पांडे ने यहाँ पर इस जो कारतूस का जो केस था उसकी शुरुआत यहाँ से हुई थी। तो हेरसे यहाँ का कमांडिंग ऑफिसर था इस विद्रोह के समय में। 1857 के विद्रोह के समय ब्रिटिश प्रधानमंत्री कौन था? जब भारत में 1857 का विद्रोह हो रहा था तो ब्रिटेन में प्रधानमंत्री के रूप में कौन बैठा हुआ था? ए चर्चिल, बी पामर्स्टन, सी एटली और डी ग्लैडस्टोन। ये आपको यहाँ बताना है, प्रधानमंत्री बताना है। ठीक है, प्रधानमंत्री बताना है, साथ साथ ये भी जान लेंगे यहाँ पर कि यहाँ के महाराजा या महारानी कौन थी, ये भी यहाँ पर पूछ लिया जाता है कभी कभी, तो एक के साथ हम दोनों जान लेंगे। तो यहाँ पर जो प्रधानमंत्री थे वे कौन थे? पामर्स्टन। ठीक है, पामर्स्टन कौन थे? प्रधानमंत्री थे। लेकिन यहाँ पर जब ये विद्रोह हुआ है उस समय इसकी जो महारानी थी वे थी विक्टोरिया। ठीक है, ठीक है, और वायसराय मैंने बता ही दिया कैनिंग थे। तो महारानी विक्टोरिया थी, महारानी विक्टोरिया थी। और प्रधानमंत्री यानी कि पीएम कौन थे? नाम लिखा हुआ है पामर्स्टन। और यहाँ पर जो गवर्नर जनरल थे उस समय, गवर्नर जनरल भारत में जब ये विद्रोह हुआ था वो कौन था? कैनिंग। ठीक है, तो ये ब्रिटेन की तरफ से थे जो कि जब 1857 का विद्रोह हुआ है। और उसके बाद जब ये 1857 के विद्रोह के बाद 1858
का जो अधिनियम आया, उसके बाद ये जो गवर्नर जनरल था ये कौन बन गया? वायसराय। वायसराय का मतलब था ये अब प्रतिनिधि, महारानी का प्रतिनिधि बनेगा, और ये जो महारानी है इन्होंने भारत को अपना साम्राज्य घोषित कर दिया, ब्रिटिश क्राउन हो गया, और यहीं पर एक नया पद आया भारत सचिव का। ठीक है, भारत सचिव का नया पद 1858 के अधिनियम से ही लागू किया गया। इससे पहले भारत सचिव नाम का पद नहीं था, और इसी के साथ ही ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व भी समाप्त हो गया। अब सीधे ब्रिटिश क्राउन भारत को रूल करने लगा 1858 के अधिनियम के द्वारा, इस विद्रोह के बाद। ठीक है, आगे चलते हैं। निम्नलिखित में से किन ब्रिटिश अधिकारियों ने लखनऊ में अपना जीवन खोया था? इनमें से कौन कौन से वे ब्रिटिश अधिकारी थे जिनकी मृत्यु किन्हीं अलग अलग कारणों से या किसी भी कारण से हुई थी, लेकिन उनकी मृत्यु का स्थान एक ही था, वो था लखनऊ। ये आपको बताना है। ठीक है, तो पहला है जनरल जॉन निकलसन, दूसरा जनरल नील, तीसरा मेजर जनरल हैवलॉक, और चौथा सर हेनरी लॉरेंस। इनके 4 नाम हैं, 4 नामों के आधार पर आपको कूट के आधार पर बताना है इनमें से कौन कौन से हैं जिनका जीवन समाप्त हुआ लखनऊ में, उनकी मृत्यु लखनऊ में हुई। तो इसका सही आंसर होगा ऑप्शन सी 2, 3 और 4। ठीक है, यानी कि जनरल नील, मेजर जनरल हैवलॉक और सर हेनरी लॉरेंस, इन तीनों की मृत्यु अलग अलग समय पर हुई, लखनऊ में हुई, और लखनऊ में इनकी मृत्यु हुई। लेकिन जॉन जो एक नाम है निकलसन, इसकी मृत्यु कहाँ हुई? दिल्ली में। इसकी मृत्यु दिल्ली में हुई, बाकी इन तीनों की मृत्यु लखनऊ में हुई थी। ठीक है, आगे 1857 के विद्रोह के बाद सरकार ने सिपाहियों का चयन इन प्रांतों से किया। ये प्रश्न बहुत महत्वपूर्ण है, इस पर बहुत ध्यान फोकस कीजिएगा। देखो, ये जो 1857 का विद्रोह है ना, इसका आरंभ सिपाही विद्रोह से हुआ था। तो अंग्रेज इस बात के लिए अब चिंतित हो गए कि भारतीय सेना का अनुपात जो है ना वो काफी ज्यादा था पहले, यानी कि ब्रिटिश सेना जो थी, ब्रिटिश सरकार जो उनकी सेना थी, उसमें भारतीयों की संख्या अंग्रेज सैनिकों से ज्यादा थी, जिसकी वजह से ये अंग्रेज जिसकी वजह से जो सिपाही थे वो विद्रोह कर पाए, और संगठित रूप से उन्होंने अंग्रेजों को यहाँ पर एक प्रकार से एक लंबा सबक सिखाया था। तो जब विद्रोह पर नियंत्रण स्थापित कर लिया तो उसके बाद इन्होंने क्या किया, एक तरह से सुधार किया, सैन्य सुधार किया। ठीक है, सैन्य सुधार किया, और इस सैन्य सुधार के लिए एक आयोग भी बनाया गया था जिसकी चर्चा अगले क्वेश्चन में होगी। इन्होंने जब ये सैन्य सुधार किया तो इसमें इन्होंने ये इस बात का ध्यान रखा था कि अब जो है हम उन सैनिकों को या उन क्षेत्र से सैनिकों को भर्ती नहीं करेंगे जिन्होंने इस विद्रोह में अंग्रेजों को परेशान किया था, क्योंकि पहले जो विद्रोह हुआ 1857 का, उसमें अवध के सैनिकों ने और बाकी सैनिकों ने काफी ज्यादा, जहां विद्रोह था ना उस क्षेत्र के सैनिक बहुत ज्यादा थे इस आर्मी में, तो उन्होंने अंग्रेजों को अच्छा सबक सिखाया। इसी से सबक सीखते हुए अंग्रेजों ने जो पुनर्गठन किया अपनी सेना का, उसमें अब नए लोगों, यानी कि पुरानी जो सेना थी उसमें उत्तर प्रदेश और बिहार के लोग ज्यादा थे, लेकिन जो नई सेना इन्होंने बनाई उसमें गोरखा, सिख और पंजाबियों को शामिल किया गया बड़ी पैमाने पर। गोरखा रेजिमेंट बनाई गई, सिख रेजिमेंट बनाई गई अलग से। क्यों? क्योंकि वो क्षेत्र थे जहां विद्रोह नहीं हुआ था। तो जिन क्षेत्रों में विद्रोह का प्रसार नहीं हुआ था वहां से अब सैनिकों को लेकर के अंग्रेजों ने सेना का गठन किया। और इतना ही नहीं, इन्होंने जाति और धर्म के आधार पर, यानी कि जाति और धर्म के आधार पर सेना का गठन करके इन्हें संगठित करने से रोका, क्योंकि इनका ये मानना था कि भारत धर्म और जाति के आधार पर बटा हुआ देश है, तो अलग अलग अगर हम जो संप्रदाय और अलग अलग एक प्रकार से संस्कृति वाले लोगों को लेकर के अलग अलग गुट बनाएंगे, जैसे गोरखा रेजिमेंट है, सिख रेजिमेंट है, तो गोरखा और सिख रेजिमेंट है तो अंग्रेजों के लिए ही, लेकिन फिर भी इनमें अपने लिए अलग अलग, तो ये संगठित नहीं हो पाएंगे, इनके हित अलग है, इनके हित अलग है, इनके हित अलग है, तो सेना आपस में संगठित ना हो सके, इसलिए बड़ा ही षड्यंत्र किया। बांटो और शासन करो का ये बहुत सबसे बड़ा उदाहरण है। जबकि सेना संगठित होती है तभी वो लड़ती है। ठीक है, तो सेना को संगठित होने से रोकने के लिए, उनकी शक्ति को तोड़ने के लिए अंग्रेजों ने ये षड्यंत्र रचा और उन क्षेत्रों से सेना को भर्ती किया जो क्षेत्र इस विद्रोह में शामिल नहीं थे, जबकि उन क्षेत्रों के सिपाहियों की संख्या कम कर दी जिसने विद्रोह में भागीदारी की थी। ठीक है, ये बहुत एक तरह से षड्यंत्र वाला काम अंग्रेजों ने किया था। अब अगला प्रश्न आ गया है, निम्न में से कौन से आयोग का गठन किया गया जिसने 1857 के विद्रोह के बाद भारतीय फौज का पुनः गठन किया, है ना? इनमें से कौन सा एक आयोग है
जिसने, क्योंकि ये जानते थे कि ये सिपाही विद्रोह फिर से हो सकता है, तो अंग्रेजों ने सबक सीखते हुए ना सेना का पुनर्गठन किया और पुनर्गठन करने के लिए इन्होंने एक कमीशन बनाया, एक आयोग का गठन किया जो कि सलाह देता। तो उस आयोग का नाम आपको बताना है। ए पब्लिक सर्विस आयोग, बी पील आयोग, सी हंटर आयोग, डी साइमन कमीशन। तो इसका सही आंसर है बी पील आयोग। ठीक है, पील आयोग जो है ये, या पील कमीशन जो है, ये सेना के पुनर्गठन के लिए स्थापित किया गया था अंग्रेजों के द्वारा। और इस पील आयोग के द्वारा अंग्रेजों ने सेना में जो पुराने सैनिक थे उनको हटा करके नए सैनिक भर्ती किए, जो अंग्रेजों के प्रति अपनी स्वामी भक्ति को दिखाते थे। ये इन्होंने एक बड़ा ही ऐसा काम किया जिससे, एक कहते हैं ना कि जिस कारण से अंग्रेजों को ये इतनी बड़ी चुनौती मिली, उन्होंने उस कारण को ही समाप्त कर दिया था। और इसी में भारतीय सैनिकों और यूरोपीय सैनिकों के अनुपात को भी बदल दिया गया। यानी कि जो इससे पहले जो सैनिक होते थे उनमें भारतीय सैनिक ज्यादा होते थे, लेकिन अब भारतीय सैनिकों की संख्या कम करके यूरोपीय सैनिकों की संख्या इसमें बढ़ा दी गई और गोरखा रेजिमेंट बनाई गई। ब्राह्मणों और जो ऐसे जो थे जिन्होंने इसमें भागीदारी की थी, बिहार और उत्तर प्रदेश या अवध के जो सैनिक थे, उनकी संख्या को यहाँ पर घटाया जाने लगा। तो कुल मिलाकर के जाति, धर्म और समुदाय के आधार पर संगठन बनाया। ये सुझाव इसी पील आयोग ने ही दिया था। ठीक है, अगला प्रश्न, महारानी विक्टोरिया ने भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश ताज के नियंत्रण में लाने की घोषणा कब की थी? वही चीज जो मैंने अभी बताया था, लेकिन इसमें तारीख के साथ पूछ लिया गया कि वो कौन सी तारीख थी जिस दिन वो घोषणा की गई, जिसके तहत अब भारत ईस्ट इंडिया कंपनी के स्थान पर सीधे ब्रिटिश महारानी द्वारा रूल्ड किया जाना था। इसके बारे में यहाँ पर प्रश्न आपको बताना है, वो तारीख बतानी है। ए 1 नवंबर 1858, बी 31 दिसंबर 1857, सी 6 जनवरी 1958 और डी 17 नवंबर 1859। ठीक है, तो वो तारीख आपको बतानी है और वो तारीख है 1 नवंबर 1858। 1 नवंबर 1858 वो तारीख थी जब भारत की महारानी स्वयं महारानी विक्टोरिया बन गई और भारत को उनकी प्रजा कहा गया और इसी के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी का अस्तित्व यहाँ पर समाप्त कर दिया गया। और 1 नवंबर 1858 को महारानी के इस घोषणा पत्र को तत्कालीन गवर्नर जनरल लॉर्ड कैनिंग ने इलाहाबाद के मिंटो पार्क में पढ़ करके सुनाया। इलाहाबाद के मिंटो पार्क जो लोग यहाँ के हैं जानते होंगे, उस मिंटो पार्क में लॉर्ड कैनिंग ने, जो कि गवर्नर जनरल था, उसने 1 नवंबर 1858 को महारानी विक्टोरिया के इस घोषणा पत्र को पढ़ करके सुनाया। और उसी के बाद उसी घोषणा पत्र में जो तमाम जो शर्तें थी उनमें से एक ये थी कि अब भारतीय राजाओं के अधिकारों का सम्मान वापस कर दिया जाएगा, उनके क्षेत्रों को जबरन अधिकृत नहीं किया जाएगा। ठीक है, योग्यता और शिक्षा के आधार पर प्रशासनिक पद पर भर्ती किया जाएगा। गवर्नर जनरल का पद अब वायसराय के रूप में परिवर्तित हो जाएगा, क्योंकि भारत की महारानी अब विक्टोरिया बन गई हैं और विक्टोरिया का प्रतिनिधि के रूप में अब यहाँ पर जो गवर्नर जनरल है वो वायसराय बन करके महारानी विक्टोरिया की ओर से भारत प्रशासन करेगा। इन तमाम शर्तों की जो घोषणा थी वो कैनिंग ने 1 नवंबर 1858 में इलाहाबाद के मिंटो पार्क में घोषणा की थी। ठीक है, साम्राज्ञी विक्टोरिया ने 1858 की घोषणा में भारतीयों को बहुत सी चीजें दी, यानी कि बहुत से वादे किए जाने का आश्वासन दिया था। इनमें से कौन सा ब्रिटिश शासन ने पूरा किया था? कौन सा आश्वासन था जो ब्रिटिश शासन ने किया और उसको पूरा भी किया 1858? क्योंकि ब्रिटिश सरकार को इतनी बड़ी चुनौती इससे पहले नहीं मिली थी। देखो, ये जो समय था ना, जो भारत का जो उपनिवेश था, ये अंग्रेजों के एक तरह से कह सकते हैं कि उनके दुनिया भर में जितने भी उपनिवेश थे उनमें सबसे ज्यादा महत्वपूर्ण था और सबसे कीमती था, क्योंकि जिस प्रकार का लाभ उनको भारत से मिलता था वैसा लाभ उनको कहीं और नहीं मिलता था। अंग्रेज किसी भी कीमत पर भारत से अपनी सत्ता को खोने देना नहीं चाहते थे। जब उनको ये तमाम चुनौती का सामना करना पड़ा और निश्चित रूप से अंग्रेजों ने जब इस पर विचार किया तो वो जान गए कि ईस्ट इंडिया कंपनी ने पिछले कई वर्षों से जो निरंतर शोषण किया है, चाहे वो आर्थिक रूप से हो चाहे आंतरिक मामलों में हो, वो कहीं ना कहीं इसके लिए जिम्मेदार है। तो यहाँ पर महारानी विक्टोरिया ने भारत को सीधे अपने नियंत्रण में लेकर के भारत की जनता को यह विश्वास दिलाया कि अब हम आपके प्रति प्रजा की भांति आपके कल्याण के लिए काम करेंगे। तो बहुत सारे वादे किए भारतीय जनता से। और भारत में ये जो विद्रोह है इसका बहुत सारे कारण थे, लेकिन एक महत्वपूर्ण कारण ये था कि जो क्षेत्रीय नवाब और शासक थे ना, उनकी सत्ता उनसे वापस छीनी जा रही थी। भारत के जो आंतरिक मुद्दे हैं उनमें हस्तक्षेप किया जा रहा था। तो महारानी विक्टोरिया ये चाहती थी कि इस मामले को खत्म कर दिया जाए, जनता का विश्वास लिया जाए।
आप देखिए ना, जिस समय 1857 में भारत में जबरदस्त विद्रोह हो रहा था, भले ही क्षेत्रीय स्तर पर सही, लेकिन भारत के लोगों ने ब्रिटेन के छक्के छुड़ा दिए। ठीक उसी समय में चीन क्या कर रहा था? ठीक उसी समय में चीन जो है वो ब्रिटेन और अन्य पश्चिमी देशों के सामने गिड़गिड़ा रहा था, उनके साथ अपमानजनक संधियां साइन कर रहा था, चाहे वो नानकिन की संधि हो, चाहे वो और तमाम युद्ध, चाहे वो अफीम युद्ध हो। ब्रिटिश ने किस प्रकार से अंग्रेजों को हराया था, चीन को हराया था। तो इस बात का सबूत था कि इस समय भारत काफी ज्यादा स्ट्रांग हो चुका था, जबकि चाइना की हालत बहुत खराब थी। अन्य उपनिवेशों में अंग्रेजों को उतनी समस्या नहीं थी अपने आप को स्थापित करने में जितनी कि भारत में थी, क्योंकि भारत में जागरूकता बाकी उपनिवेशों से अधिक थी। तो वो भारत को उस प्रकार से रूल नहीं करते थे अंग्रेज, जिस प्रकार से चीन और दूसरे देशों को करते थे। तो भारत के लिए उन्होंने एक प्रकार से सुधार, इसीलिए देखते ना बीच बीच में जो इन्होंने तमाम अधिनियम के द्वारा भारत में प्रशासनिक सुधार की प्रक्रिया शुरू की, वो इसीलिए की ना, क्योंकि भारत के लोग भारत में जो जागरूक मध्यम वर्ग का जो उदय हुआ था ना, यही मध्यम वर्ग आगे चल करके जितने भी राष्ट्रीय आंदोलन हुए हैं उनका नेता बनकर के निकला। किसी भी देश की क्रांति में जो परिवर्तन हुए हैं, उनका मुख्य आधार, चाहे फ्रांस की क्रांति हो, चाहे रूस की क्रांति हो, चाहे चीन की क्रांति हो, और चाहे भारत में 1942 का भारत छोड़ो आंदोलन हो, ये जो परिवर्तन और जो क्रांति है, इनका जो सबसे बड़ा जो चरित्र, जो कैरेक्टर होता है, वो होता है हमारा मध्यम बुद्धिजीवी वर्ग। और भारत में राजा राम मोहन राय के नेतृत्व में 19वीं जो सदी थी, उसमें यही मध्यम वर्ग में जब राष्ट्रीय चेतना का विकास हुआ, तो अंग्रेजों के प्रति ये संगठित हुए और भारत को आजादी दिलाने में इनकी बेहद महत्वपूर्ण भूमिका थी। भले ही वो क्रांतिकारी गतिविधियों के द्वारा ही क्यों ना उन्होंने अपना कार्य किया हो, लेकिन भारत की आजादी में उनका योगदान हम नकार नहीं सकते। तो यहाँ पर ये जो 1858 का जो अधिनियम था, इसके माध्यम से महारानी विक्टोरिया ने जो वादे किए हैं, उनमें से कौन सा वादा उन्होंने पूरा किया, ये आपको बताना है। ए, रियासतों को हड़पने की नीति समाप्त कर दी गई। बी, देशी रजवाड़ों की यथास्थिति बनाए रखी जाएगी। सी, भारतीय एवं यूरोपीय सभी प्रजा को समान व्यवहार मिलेगा। और डी, भारतीयों के सामाजिक एवं धार्मिक विश्वासों में कोई हस्तक्षेप नहीं होगा। देखो, वादे तो उन्होंने बहुत सारे किए, लेकिन कौन सा पूरा किया, पूछा है कौन सा पूरा किया। तो इन्होंने जो पूरा किया ना, वो ये था, रियासतों को हड़पने की नीति, यानी कि जो व्यपगत का सिद्धांत था, राज डलहौजी का जो हड़प नीति थी ना, ये बहुत बड़ा कारण था। क्योंकि जब कुशासन का आरोप लगा करके अवध का विलय कर लिया गया ब्रिटिश साम्राज्य में, तो और अवध के बहुत सारे सैनिक ब्रिटिश सेना में थे, तो उनके अंदर एक तरह से विद्रोह की ज्वाला जगल उठी। तो हड़प नीति को समाप्त किया गया, लेकिन रजवाड़ों को यथास्थिति बनाई रखी जाएगी, ऐसा काम इन्होंने नहीं किया। कई रजवाड़ों रियासतों को बाद में अलग अलग प्रकार से इन्होंने अपने साम्राज्य में मिलाया, और कभी भी प्रजा के साथ समान व्यवहार किया हो यूरोप और भारत की, ऐसा भी कहीं नहीं दिखाई देता। भारत के सामाजिक और धार्मिक मामलों में हस्तक्षेप भी किया, लेकिन जबकि वादे ये सब किए थे कि हम इनमें से कुछ नहीं करेंगे, लेकिन पूरा केवल ये वाला किया कि रियासतों को जो हड़प नीति थी, उसको इन्होंने कहा कि अब हम किसी भी राज्य को हड़पेंगे नहीं। तो इसका मतलब सीधा सा है कि इन्होंने ये वादा पूरा किया। वादे तो बहुत सारे किए, लेकिन पूरा केवल ये वाला किया। ठीक है, लास्ट प्रश्न है आज की यूनिट का, महारानी विक्टोरिया की उद्घोषणा या 1858 का जो उद्घोषणा थी, इसका उद्देश्य क्या था? क्या उद्देश्य था इस उद्घोषणा का? बढ़िया प्रश्न है, कूट के आधार पर उत्तर चुनना है। पहला, भारतीय राज्यों को ब्रिटिश साम्राज्य में मिलाने के किसी भी विचार का परित्याग करना। दूसरा, भारतीय प्रशासन को ब्रिटिश क्राउन के अंतर्गत रखना। तीसरा, भारत के साथ ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार का नियमन करना। तो देखो, ईस्ट इंडिया कंपनी तो समाप्त ही कर दी गई थी, ये वाला कथन तो वैसे ही गलत हो जाता है ना। ईस्ट इंडिया कंपनी का तो अस्तित्व ही समाप्त कर दिया गया था इस उद्घोषणा के बाद। पहले प्रथम दो कथन इसमें सही है, तो आंसर हो जाएगा ऑप्शन ए। ठीक है, एक और दो सही है। इन्होंने अपनी इस उद्घोषणा में यह कहा कि जो भारतीय राज्य है उनका ब्रिटिश साम्राज्य में अब जो है एक तरह से हम हड़पेंगे नहीं या साम्राज्य में विलय नहीं करेंगे, इस विचार को छोड़ दिया। ठीक है, और क्राउन के अंतर्गत या महारानी ताज के अंतर्गत हमारी जो सिस्टम था, जो देश था या उसका प्रशासन था, उसको लाया गया। तो इसी के साथ आज, क्योंकि 15 ही प्रश्न थे, बताया था मैंने आपको। ठीक है, ये देखिए, ये बहुत तेजी से हमारा बढ़िया आगे चल रहा है, और अभी भी मौका है उन बच्चों के लिए जो इस लाभ से वंचित हैं, जिनको परीक्षा देनी है। यूपी टीजीटी पीजीटी की डेट आ चुकी है, मई और जून में एग्जाम होने हैं, और टीजीटी का एग्जाम मई में होना है, पीजीटी का एग्जाम जून में होना है। तो इन दोनों परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए ये क्रैश कोर्स आपके लिए चलाया गया है। इतिहास का मात्र 65 लेक्चर में संपूर्ण इतिहास का संक्षिप्त अध्ययन कराया जा रहा है, कोर्स का रिवीजन कराया जा रहा है,
अति महत्वपूर्ण फैक्ट और लेक्चर के माध्यम से ये क्लास चलता है। डेली दोपहर को 1 बजे लाइव क्लास रहता है और इसकी रिकॉर्डिंग भी आपके पास रहती है। और ये जो क्लास है ये टोटल एग्जाम ओरिएंटेड क्रैश कोर्स है, इसलिए इसको लिमिटेड टाइम में पूरा करना हमारी जिम्मेदारी है। इसमें लेक्चर के साथ साथ, फैक्ट के साथ साथ, नोट्स के साथ साथ आपको मॉक टेस्ट की भी सुविधा मिल रही है। तो इन तमाम सुविधाओं का लाभ लेने के लिए जो लोग एग्जाम देने वाले हैं वो कांटेक्ट कर सकते हैं। बहुत थोड़ा सा इसका फी अमाउंट रखा गया, मात्र 499 में ये पूरा कोर्स आपको मिल जाएगा। और आप इसके लिए साकेत सिविल सर्विसेज का जो ये ऐप है इसको डाउनलोड करके और ज्यादा जानकारी प्राप्त कर सकते हैं, कांटेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो मिलते हैं अब अगले प्रैक्टिस सेट में, जो इसके आगे सीरीज है उसी के टॉपिक से होगा।